Hello students, this is the last topic of controlling chapter, that is controlling process. So let us start with it. आप देख सकते हो सबसे पहले क्या होता है कि हम जो है कुछ स्टैंडर्ड्स रखते हैं एंड देन अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अपना जब हम परफॉर्मेंस मेजर कर लेते हैं तो फिर हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। जो भी डेविएशंस आता है उसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम कुछ करेक्टिव मेजर्स लेते हैं एंड देन फीडबैक। स्टार्टिंग विद सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड जो है एक बेंचमार्क होता है या फिर जो है आप बोल सकते हो एक बेस होता है जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे डिजायर्ड रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो हम दो तरह के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, दूसरा होता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड इट रिलेट्स टू नंबर्स, राइट। तो जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं वो आपका क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड होता है, एंड जो क्वालिटी से रिगार्डिंग होता है जिसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते वो हमारा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इसमें कोट किए हैं रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड लाइक कि सेल्स कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, फाइनेंस कितना होगा, ये सारी चीज़ें। एंड क्वालिटेटिव में गुडविल, मोटिवेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जब हम अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं उसके बाद जो है हम अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो जब हम मेजर करते हैं अपने परफॉर्मेंस को तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी देखते हैं। ध्यान में रखते हुए दोनों ही परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस भी और क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस भी हम मेजर करते हैं। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है परफॉर्मेंस मेजर करते समय कि हम मेजरमेंट सेम यूनिट्स में लें ताकि जो है हम कंपैरिजन इजीली कर सकें, उनका कंपैरिजन इजी हो जाए। अब जैसे कि हम लोग सेंटीमीटर में अगर कोई लेते हैं, ठीक है, अगर जो है कुछ भी लेंथ अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो सारी ही चीज़ की अगर हम लेंथ सेंटीमीटर में लेंगे तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है इसमें जब परफॉर्मेंस मेजर करते हो तो जो यूनिट होता है ना उसको आपको क्या रखना है, सेम रखना है ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए। तो जब आप परफॉर्मेंस मेजर कर लोगे उसके बाद आपको कंपेयर करना है एक्चुअल को और स्टैंडर्ड को। कंपेयर करने का मतलब होता है डेविएशंस फाइंड आउट करना। अगर डेविएशंस हैं तो आप क्या करोगे, डेविएशंस निकाल लोगे। डेविएशन क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको डेविएशन निकालना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस करनी है। सीधा सीधा आप ये समझो जो हमने पॉइंट नंबर 2 पढ़ा था एंड पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था, पॉइंट नंबर 2 में से पॉइंट नंबर 1 को माइनस करना है। उसके बाद जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें अपने डेविएशंस को एनालाइज करना है, ठीक है। हम जो है अपने डेविएशंस को दो मेथड से एनालाइज कर सकते हैं। पहला मेथड है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो यहाँ पर जो है हम ये समझ लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है। क्रिटिकल मतलब कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हमें जो है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है जो की एरियाज़ हैं। एंड अगर उनमें कोई भी डेविएशन आता है तो सबसे पहले उन डेविएशंस को हमें करेक्ट करना है, हमें सबसे पहले जो है उन डेविएशंस को अटेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम से ही आप समझ रहे हो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो यहाँ पर जो है आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपको जो है उसे पहले अटेंड करना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप ये जान सकते हो, यहाँ पर एक टर्म यूज होता है की रिजल्ट एरियाज, ठीक है। मैंने यहाँ पर की एरियाज मेंशन किया है, की रिजल्ट एरियाज, KRA बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इनको जो है हमें बहुत ही टाइटली, बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। एंड इसका जो है सिग्निफिकेंट मतलब कि इसका इफेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है हमारे बिजनेस पर, इसीलिए जो है इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है।
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि 5% जो है अगर कॉस्ट इंक्रीज हो गई प्रोडक्शन की, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एज कंपेयर टू 10% इंक्रीज इन रिफ्रेशमेंट कॉस्ट ऑफ वर्कर्स। अगर जो है एम्प्लॉयज का रिफ्रेशमेंट कॉस्ट 10% बढ़ा, ठीक है, वो जो है मैनेज अपने आप हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई है तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो महंगा बनेगा एंड मार्केट में महंगा बिकेगा। मार्केट में महंगा बिकेगा, अगर किसी कॉम्पिटिटर ने उसे कम दाम में बेच दिया तो हमारा जो है प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं, तो हमारा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपके की रिजल्ट एरियाज हैं, आपको वहां पर कोई भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं छोड़नी है, उसको पहले अटेंड करना है। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में एक लाइन कही गई है कि अगर मैनेजर जो सारी चीजें कंट्रोल करना चाहेगा वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि जो बहुत माइनर से डेविएशंस हैं जिनका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ऐसे डेविएशंस को हम इग्नोर कर सकते हैं विद इन अ परमिसिबल लिमिट। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा इग्नोर कर दिया, कोई एक लिमिट सेट है, एक लिमिट हमने सेट की है कि चलो अगर इतना डेविएशन आया तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देखो कोट किया है मैंने। अगर जो है आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट है 5% और आपका डेविएशन आया 2%, 3%, 4%, कुछ भी आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे माइनर डेविएशंस को इग्नोर कर सकते हो। तो अब जो है ये जो दो पॉइंट्स हमने पढ़े, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसका फायदा क्यों, आखिर इसको करना क्यों है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा टाइम एफर्ट दोनों बचेगा। हम लोग जो है सिर्फ सिग्निफिकेंट जो डेविएशंस है उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। हमारा जो टैलेंट है, ठीक है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन होगा। जो हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टेक्निक यूज करते हैं, इससे जो है आपका मोरल, जो एम्प्लॉयज का मोरल है वो बढ़ेगा। जो रूटीन टास्क है हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे एंड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, उसको लाइट में लेकर के आ रहा है, तो हम जो है फ्यूचर में जो होने वाली दुर्घटना है, जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम पहले ही बच सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। तो जब आपको पता है कि क्या क्या डेविएशंस हैं और उसको आपने एनालाइज भी कर लिया, एनालाइज करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ पर करेक्टिव मेजर्स लेने हैं और कहाँ पर नहीं लेने। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि आप जो है करेक्टिव मेजर्स लोगे उन डेविएशंस को रिमूव करने के लिए। अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए तो आप ट्रेनिंग दो। आपको लगता है नई मशीनरी खरीद के लेके आनी चाहिए, नई मशीनरी लेके आओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको सुपरविजन में चेंजेस करने, आपको सुपरविजन और स्ट्रिक्ट करना है और बढ़ाना है, तो आप वहाँ पर चेंजेस लेकर के आओ। अगर आपको ये लगता है कि आपने टारगेट ही गलत सेट कर दिया था तो आप उसको सही करो। मतलब कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और जो हमने ऑपरेशनल कंट्रोल पढ़ा था, ठीक है, देखना है कि आखिर गलती, मतलब कि आखिर किस वजह से हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं एंड कहाँ पर जो है एग्जैक्टली हमें चेंज ला करके सही करना है। अगर जो है मान लो कि आपका टारगेट, आपके टारगेट में कोई दिक्कत है, तो आप कैसे उसको सही कर सकते हो, या तो डाउनवर्ड रिवाइज कर दो या तो अपवर्ड रिवाइज कर दो। डाउनवर्ड रिवाइज किस केस में करोगे, जब मान लो कि आपने अचीव किया 70 एंड पूरा मेहनत से काम किया, कहीं कोई लापरवाही नहीं की, आपका टारगेट था 100, तब भी आप वहां नहीं पहुंच पाए पूरा जी जान लगा के भी, तो आप अपना स्टैंडर्ड घटा दो। मतलब कि जो आपने पहले एक टारगेट सेट किया है उसको क्या करो, आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। एंड दूसरा होता है अपवर्ड रिविजन। ये कब करना है, जब आपको पता है कि आप जो है 70 यूनिट बना सकते हो, तो 50 यूनिट्स का टारगेट क्यों रख रहे हो, आप 70 का रखो ना। ऐसे केस में आप स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर दो, आप जो है अपवर्ड रिविजन कर लो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं एंड इन करेक्टिव एक्शंस के बेसिस पे हम एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसमें जो है रीजंस लिखा होता है, ये एक लिस्ट होती है जिसमें रीजंस लिखा होता है कि आखिर प्लान में हमारे डेविएशन क्यों आया एंड इसके साथ साथ जो है हम क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं वो भी इसमें सजेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि कोई एक आपका वर्क एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी एक वर्कर है, उसकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी 8 यूनिट, उसने बनाई 5 यूनिट्स, ठीक है, तो डेविएशन है 3 यूनिट्स का। तो यहाँ पर जो है रीजन सामने ये निकल के आया कि वर्कर्स को जो है
अच्छे से प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं समझाया गया था। तो अगर प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से नहीं आएगा वर्कर को तो डेविएशन तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो सजेस्टिव मेजर इसके लिए क्या हो सकता है कि आप जो है उन वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। ऐसे ही मान लो कि कोई एक दूसरा वर्कर है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था 8 यूनिट, एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 4 यूनिट, डेविएशन आ गया 4 यूनिट्स के। तो यहाँ पर जो है रीजन ये सामने निकल के आया कि रॉ मटेरियल जो है टाइम से नहीं मिला हमें। तो आपका करेक्टिव मेजर क्या होना चाहिए कि आप जो है ये इंश्योर करो कि उनको रॉ मटेरियल टाइम से मिल जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जिसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर की आपकी प्लानिंग हो सकती है। अब जो है एक छोटा सा टॉपिक है डेविएशन इन कंट्रोलिंग। तो डेविएशन क्या होता है, डिफरेंस होता है किसके बीच में, एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको हम डेविएशन बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन के समय आपको क्या करना है, अपवर्ड रिविजन करना होगा, ठीक है। मतलब कि आपको स्टैंडर्ड्स बढ़ाने होंगे क्योंकि आप जो है ज्यादा बना सकते हो। और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन, इसमें क्या है कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड से कम है। तो ऐसे केस में आप चेक करो कि आखिर किस वजह से है, एंड अगर लग रहा है कि बाकी सारी चीजें ठीक है एंड दिक्कत जो है सिर्फ आपके ये टारगेट की है, स्टैंडर्ड्स की दिक्कत है, तो आप ऐसे केस में डाउनवर्ड रिविजन कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।